नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हमारा ये पब्लिक सर्विस पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम हर हफ्ते लाइव ट्रांसमिशन में हम अपने मुल्क के वो नामवर एक्सपर्ट बुलाते हैं जो कि कोई भी बीमारी जिसका डिज़ीज़ बर्डन पूरी दुनिया में हो या हमारे मुल्क में हो उससे मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाएँ उनसे। बीमारी कोई भी हो नाजरीन, अगर आप शुरू में ही उसका इलाज कराएंगे तो वो सस्ता भी होगा और उससे मुकम्मल सेहतयाबी हो सकती है। और बहुत सारी बीमारियां जिनसे आप घर बैठे बच सकते हैं। हम वो बचने के तरीके भी अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से पूछते हैं। तो आजकल जिस बीमारी का चर्चा है वो है कोविड-19 नमूनिया या कोरोना वायरस का हमला, जो कि हमारे मासूम जाने रोज़ ब रोज़ उसमें ज़ाया जा रही हैं। अगर हम देखें तो तकरीबन पाकिस्तान में 66,000 लोग जो हैं वो इस वायरस के हमले में आ चुके हैं और उनमें से तकरीबन 1300 के करीब जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। और कल का दिन तो बहुत ही परेशान कुन दिन था नाजरीन, जिसमें कि 78 जानें हमारे मुल्क में ज़ाया गई। और मेरे साथ इस वक्त जो एक्सपर्ट हैं वो भी और मैं भी सबसे पहले उन मासूम जानों को जिन्होंने डॉक्टर, हमारे प्रोफेशन के पैरामेडिक्स और हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, वो तकरीबन 170 के लगभग जो हैं उनमें कोविड टेस्ट पॉजिटिव है। और उनमें से कम 25 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो अब मौत की आगोश में चले गए हैं। उनको हम अपने प्रोग्राम से मेरे पैनलिस्ट भी खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि उन्होंने कोरोना के मरीज़ों का इलाज करते हुए अपनी परवाह नहीं की और वो कोरोना का वायरस जो है उन पे हमला आवर हो गया। और इसी तरह जो हमारे हाल ही में ईद से पहले वो मासूम जानें 100 के करीब जो हैं PIA के तैयारे में जानें ज़ाया हुई, उसके लिए हम दुआ गो हैं कि उनके मरहूमीन के रिश्तेदार उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह फरमाए। तो आज मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं मेरे पैनलिस्ट। एक बड़े ही नामवर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर इकबाल हुसैन, जिन्होंने तमाम तरबियत अपनी लुजियाना यूनिवर्सिटी शिकागो से हासिल की और अमेरिका के भी इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम करते रहे और आजकल PKLI में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट, जिसको कि हम क्रिटिकल केयर यूनिट कहते हैं, उसके वो सरबराह हैं। और कोविड-19 में मुब्तला जो मरीज़ आ रहे हैं उनका बड़ा जानफशानी से उनका इलाज करते हैं। उनसे मैं बड़े ही अहम सवालात पूछूंगा और उनकी रिकमेंडेशन भी लूँगा कि हमारी जो ऐवान इक़्तिदार में जो बैठे हुए हमारे सरबराह हैं उन्हें क्या करना चाहिए इस बीमारी को मज़ीद फ़ाइट करने के लिए। मेरे दूसरे मेहमान एक बड़े ही बैनुल-अक़वामी और कौमी शोहरत याफ्ता फ़िज़िशन हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रहे, प्रिंसिपल रहे और शेख ज़ायद हॉस्पिटल के चेयरमैन भी रहे, प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल। और ये वो फ़िज़िशन हैं जिन्होंने सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में आके एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इस बीमारी का शुरू में ही इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसकी प्रिवेंशन बताई थी कि इससे बचा जाए, और दूसरे उन्होंने हमें हाइड्रोक्सीक्विनीन का कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि अब FDA ने अब उसको हंगामी तौर पे अप्रूव किया है। और बहुत सारी हमारे मुल्क की जो एक सूबे पंजाब की जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, उन्होंने भी उसको गाइडलाइन में शामिल किया हुआ है ताकि उन मरीज़ों का इलाज हो सके जो कि सिम्प्टोमेटिक हैं और जो कि कैरियर हैं इस वायरस के। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर इकबाल हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप दिन रात वो मशीन जिसका कि हमारे पॉलिटिशियंस भी, ओपोजिशन भी और हमारे प्रोफेशनल भी और हमारे बहुत सारे एंकर्स सर फहरिस्त रखते हैं अपनी डिस्कशन में, वो है वेंटिलेटर्स। कि वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी नहीं है, क्या ये वेंटिलेटर से ही बच सकते हैं मरीज़? मैं तो सिर्फ एक बात करता हूँ कि इसकी प्रिवेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर वेंटिलेटर से ही बचना होता तो न्यूयॉर्क अमेरिका में 80% मरीज़ जो कि कोरोना वायरस के हमले से वहाँ के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हुए हैं वो ना मरते। तो क्या वेंटिलेटर इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बड़ी हाईली टेक्निकल एक मशीन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वेंटिलेटर्स
पे मरीज़ों को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो नौबत ही ना आए कि वेंटिलेटर पे पेशेंट जाए। जी प्रोफेसर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो वेंटिलेटर का यूज़ है स्पेशली इस बीमारी में, उसकी मैं एक एनालॉजी आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि हम लोग सब क्योंकि क्रिकेट पसंद करते हैं, आप इमेजिन करें कि अगर हम जब गेम खेल रहे होते हैं एंड जब हम देखते हैं कि बॉल जो है उसको अंदर आनी चाहिए, एंड जैसे फेमसली वक़ार और यूनुस वसीम अकरम जब रिवर्स स्विंग इंट्रोड्यूस कराई, तो आपको याद होगा कि नो वन वाज एबल टू प्ले दैट्स द सेम सिचुएशन हम लोग ये फेस कर रहे हैं कि वेंटिलेटर जो हमने 25 साल की ट्रेनिंग है वो एक तरफ है, और इस मशीन के साथ अगर वेंटिलेटर एक्सपर्ट टाइम नहीं गुजारता तो उसमें हम वो पैराडाइम्स जो हमने लर्न किए हैं या वो गाइडलाइंस जैसे आर्ट्सनेट की गाइडलाइन है, वी कैन नॉट अप्लाई दैट। हर पेशेंट अपनी पैरामीटर्स खुद डिफ़ाइन करता है। अभी पिछले एक हफ्ते में आई हैव स्पेंट मोर देन 20 आवर्स एट द बेड साइड विद मशीन्स। अभी आने से पहले एक पेशेंट को वेंटिलेटर से मैं उतार के, और उसमें आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई टीम, स्पेशली रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स एंड रजिस्ट्रार्स। They have been key players in this. It's a team game. ये एक आदमी का काम नहीं है। उसकी जो सारी लंग मैकेनिक्स हैं, ये कोविड पेशेंट्स की दे आर वेरी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ARDS के या नॉर्मल नमोनिया के या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। ये डिज़ीज़ चाहती है कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास टाइम गुजारो, और फिर आपको वो रास्ता नज़र आता है जिससे आप वेंटिलेटर से पेशेंट को उतार सकते हैं। सक्सेसफुली वी हैव बीन एबल टू डू दैट एट PKRI। हम लोग उन मरीज़ों को वेंटिलेटर से उतार सकें, लेकिन टाइम हमारा बहुत लग रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक टीम वर्क होता है, और टीम का हर मेंबर जो है वो हाईली ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए कि जो वेंटिलेटर्स के ऊपर अगर किसी मरीज़ को आपने डाला है तो उसका मिनट टू मिनट या आवर टू आवर जो है उसकी इंतहाई निगहदाश्त करनी है, और उस मशीन की शायद आपको कैलिब्रेशन भी चेंज करनी पड़े कि कितना प्रेशर, क्या फ्रीक्वेंसी, कितना फ्लो रेट रखा जाए। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो मरीज़ जो कि COVID-19 नमूनिया में मुब्तला है वो ना बच सके, और वेंटिलेटर पे अगर उसको डाला जाए तो और उसमें ख़राबी पैदा हो जाए। ये मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, और इसके लिए बहुत एक्सपर्ट हमें पर्सनल्स की ज़रूरत है। अगर हुकूमती सतह पर या NDMA के चेयरमैन जब कहते हैं कि हमने 400 वेंटिलेटर्स और मंगवा लिए, 500 और मंगवा लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि क्या उन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट पर्सनल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, या हमारी कोई टीम हंगामी तौर पे तरबियत के लिए बाहर गई है कि नहीं गई। प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब, आपके पास मैं आता हूँ। आपने सबसे पहले मेरा प्रोग्राम मार्च के महीने में हुआ और मैंने आपको बुलाया और बताया कि ये एमरजेंसी, हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर आलमी अदारे सेहत ने की है, और आपने अमेरिका से मशवरा करके वहाँ पे आपके साहबजादे फिजिशियन भी हैं, भी आपने पूछा, और लेटेस्ट आपने एक गाइडलाइन दी थी जिसमें आपने कहा था कि ये बीमारी सबसे पहले तो हम मुसीबत ये है कि हमें पता नहीं लगता कि कैरियर कौन है, और अगर कैरियर का पता लग जाए तो उसको क्वारंटीन में बिठा दें, और तमाम प्रिकॉशन उसके पास जाने वाले अशख़ास जो हैं वो करें कि हाथों को धोएं, मुंह पे हाथ ना रखें, मास्क पहन के जाएं, डिस्टेंस रखें, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, कमरे को फ्यूमिगेट कर दें। ये आपने बड़ी अच्छी हमें एक गाइडलाइन बताई थी, और साथ आपने ये भी बताया कि इसके लिए अगरचे कोई मुस्नद अद्वियात अवेलेबल नहीं है, लेकिन एज़ोमैक्स आपने बताई, और साथ आपने हाइड्रोक्सीक्विनिन का जिक्र किया था कि उससे जो है हम वायरस की रेप्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और वायरस जो कि RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन और उसके ऊपर अटैक करके उसको डिकम्पोज करता है, उसका जो ज़्यादा डैमेजिंग कंपोनेंट है उसको रोका जा सकता है हाइड्रोक्सीक्विनिन से। तो आप अब करंट गाइडलाइंस क्या हैं? अब तो काफ़ी हद तक साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आपने भी देखा कि इस बीमारी के बारे में बहुत सारी तफसील आ चुकी है। जिस तरह डॉक्टर इकबाल साहब बता रहे हैं कि फेफड़ों के ऊपर इसका हमला इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो ऑटोप्सी हमारे मुल्क में नहीं होती,
जिन साइंटिस्ट ने ऑटोप्सी करके फेफड़ों को एग्ज़ामिन किया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो जिनकी के मुख्तलिफ अद्वियात हैं। आप क्या अपने तजर्बे के हिसाब से आप क्या बताएंगे? शुक्रिया सदाकत साहब दोबारा बुलाने के लिए मुझे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गाइडलाइंस डिफरेंट गाइडलाइंस हैं दुनिया भर में अभी तक चल रही हैं। उसके ऊपर हमारा एक मेजर ट्रायल था जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्विनीन सल्फेट प्लस एजिथ्रोमाइसिन के साथ है। एक ट्रायल उसका नाम है सॉलिडारिटी ट्रायल। सॉलिडारिटी ट्रायल पे इस वक्त दुनिया भर में देयर आर मोर दैन लेस दैन अ मिलियन बट जस्ट क्लोज टू अ मिलियन पेशेंट जिसके ऊपर डाले हुए हैं, जिसमें हमने उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन इटसेल्फ प्लस एजिथ्रोमाइसिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की गई है। रिसेंटली एक ट्रायल आया था, एक रिपोर्ट आई थी आउट ऑफ दैट जिसको 100 साइंटिस्ट ने अभी चैलेंज किया, जो आज की खबर है। और जिसके बाद ना सॉलिडारिटी ट्रायल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाली विंग को उन्होंने होल्ड किया था, मगर मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स हैव शोन कि अर्लियर फेज़ के अंदर ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन विद एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। ये जो ट्रायल की रिपोर्ट अभी जो पब्लिश हुई है उसके मुताबिक ये था कि इस विंग में जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई उन लोगों के अंदर डेथ रेट स्लाइडली ज़्यादा है, तो जिसके लिए WHO ने उस ट्रायल को होल्ड पे रखा। मगर जब उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया तो वो ट्रायल जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी देयर वर लॉट ऑफ फ्लॉज इन इट, और उन्होंने कहा जी कि साइंटिफिक बेसिस पे नहीं हुआ। अब उसके अलावा जो दूसरी 2 दवाइयाँ जो दुनिया भर में हैं जिन्होंने शो किया है कि अर्लियर फेज़ में देने से इनका जो पहली तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि 81 to 90% ऑफ द पीपल विल हैव मिनिमम सिम्टम्स जिनको पता भी नहीं लगेगा। जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे कि जो मिनिमम सिम्टम्स वाले लोग सबसे डेंजरस हैं, वो एक से दूसरे को स्प्रेड करेंगे। अगर हम अपनी जो स्प्रेड की जो सारी की सारी एहतियात हैं जो कि आजकल सारे बंदों को पता है, हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये नहीं करते तो सिंगल पर्सन कैन स्प्रेड विद इन अ 1 month 3400 लोगों को, 3400 लोगों को वेस्ट में। मेरे ख्याल में हमारे जैसे मुल्कों में वो 3400 से भी ज़्यादा लोगों को वायरस दे देंगे। और अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, दोनों बंदों ने अगर मास्क पहना हो, सिंपल मास्क जैसे ये मेरे पास पड़ा है, ये पहना हो, और तो ये जो स्प्रेड रेट है जो कि नॉर्मली 34% होता है फ्रॉम 1% टू द अदर पर्सन, वो सिर्फ 1.5% रह जाएगा। सिमिलरली कॉन्टैक्ट टाइम के ऊपर इंडिया में और एशिया ओशियाना में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि कितनी देर का कॉन्टैक्ट हो आपका और मेरा कि जिसके अंदर स्प्रेड हो सकता है। तो उसके लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डॉक्टर्स कि वी जस्ट लॉस्ट आवर टीचर टुडे आल्सो मैडम नुसरत वकार जिनकी डेथ हुई है कोविड-19 के साथ। और इंतहाई अफसोसनाक बात है, वी हैव लॉस्ट अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट, वी हैव लॉस्ट अ यंग डॉक्टर। और ये डॉक्टर वो थी जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक पैथोलॉजी के इंस्टीट्यूट में निजी सेक्टर में उसमें ये काम भी कर रही थी, और उन्होंने वहाँ से, और यंग थी, कॉन्ट्रैक्ट किया ये वायरस और फिर उससे जाँबर ना हो सकें और मौत की आगोश में चली गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि अगर एहतियात ना की जाए और एक शख्स में अगर ये वायरस है और वो कैरियर है तो वो तकरीबन 3400 से ज़्यादा लोगों को वो वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है। ये एक बड़ी अलार्मिंग फिगर है जो कि वेस्ट में इस पर रिसर्च और तहकीक हो के ये बताया गया है कि एक शख्स ने कितने लोगों में वो वायरस ट्रांसफ़र किया। तो मास्क उन्होंने बताया कि मास्क एक इंतहाई अहम सादा सी चीज़ है जो कि अगर आप मुंह पे बांध के रखेंगे और बात करेंगे मास्क पहने हुए तो ये वायरस जो है वो आपके मुंह से लॉब में बाहर नहीं आएगा और दूसरे शख्स तक मुंतकिल नहीं हो सकेगा। और हाथों को भी धोएं। डॉक्टर इकबाल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ कि कोई वेंटिलेटर से किस तरीके से बचाव हो सकता है कि ये तो बड़ा ही इन्वेसिव मेथड है ऑक्सीजन देने का, और आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे कि जिन मरीज़ों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है वो बदकिस्मती से आखिरी मराहिल में होते हैं और उन पर बड़ा सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको कहते हैं, जैसे फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल नकारा हो चुके होते हैं। तो उस स्टेज से हम मरीज़ों को किस तरह बचा सकते हैं? इस स्टेज में जाने से पहले मुझे थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता कितना है। जैसे हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, अगर आप
मेरी शरीयान से ब्लड निकालेंगे तो ऑक्सीजन लेवल अमूमी तौर पे 90 होता है, और जब हम उसको कनेक्ट करते हैं पल्स ऑक्स से तो 98%, जो कॉमन एक छोटी सी मशीन आजकल अवेलेबल है 2,500-3 हज़ार की आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन घरों में बूढ़े अफराद हैं और सस्पिशन है, पल्स ऑक्स इज़ समथिंग टू हैव, मतलब घर में आप लेके रख सकते हैं। तो हमारा जो टॉलरेंस होता है अमूमी तौर पे होता है कि जब आप किसी मरीज़ को एवेलुएट करते हैं, देखते हैं और उसको नमूनिया है, मैं कोविड के बग़ैर नमूनिया की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल नीचे आता है वैसे वैसे उस मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं, और अमूमी तौर पे बेहोशी और सांस का चढ़ना, ये 2 ऐसी अलामात हैं जो जिनकी बुनियाद पे हम ये फ़ैसला करते हैं कि इन मरीज़ को हम मशीन पे डाल देते हैं। अब कोविड-19 की तरफ आते हैं। ये एक बड़ी यूनिक सी सिचुएशन है। अभी 4 दिन पुरानी बात है, हमारे पास एक ही पैटर्न है कि ऑक्सीजन लेवल 70 पे है। आप इस तरह समझ लें कि आप K2 के बेस कैंप में हैं, ठीक है, 70 पे आपने ऑक्सीजन लगा दी है पूरी 15 लीटर्स पे, फिर भी 70-75 है। और मैं मरीज़ से कह रहा हूँ आपको मुझे डालना है वेंटिलेटर पे, मरीज़ कह रहा है कि आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सिर्फ सांस चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे PKLI में जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हम आपस में बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग की कि हमने किस तरह किस लेवल पे उन मरीज़ों को मशीन पे डालना है। दैट इज़ द की पॉइंट। ये वो रूटीन की चीज़ हार्ट फेलियर की या रेगुलर नमोनिया की, नॉन कोविड की नहीं है। दिस इज़ कोविड। आपको इसके साथ बैठ के फ़ैसला करना पड़ता है। तो हमारे जितने मरीज़ भी गए हैं वेंटिलेटर पे, ये वो मरीज़ हैं कि हैव अर्न्ड दिस इंटुबेशन। ठीक है डॉक्टर इकबाल, मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ चलता हूँ, फिर वक्फे के बाद हम इसी टॉपिक पे आपसे मज़ीद सवालात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने लाइव ट्रांसमिशन कैपिटल टीवी से कौम मुल्क सल्तनत के लिए कोविड-19 नमूनिया से बचने और वहाँ तक ना पहुँचने के तरीके अपने स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं। अभी वज़ीर सेहत पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने वेंटिलेटर का जिक्र किया, उन्होंने अपनी हुकूमत को डिफेंड किया और बहुत सारे जो शुमार उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पेश किए कि क्या हो रहा है कोविड-19 से, लेकिन ये नहीं बताया कि आया ट्रेंड पर्सनल या कोई क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी भर्ती किए जा रहे हैं कि नहीं, या हमारे मुल्क के डॉक्टर्स जो बेचारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर इकबाल हुसैन मुझे बता रहे थे, जो कि PKLI में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के सरबराह हैं और लुधियाना यूनिवर्सिटी शिकागो से ट्रेनिंग लेके आए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मेडिकल फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में ज़ीरो ट्रांसमिशन है इस वायरस की। तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक चीज़ एम्फेसाइज़ करनी चाहिए कि जो हमारे दिन रात पैरामेडिक्स, नर्सेस और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो भी वज़ीर सेहत को बताना चाहिए। तो डॉक्टर इकबाल, आप बता रहे थे कि हाँ, हम मरीज़ों को बचा सकते हैं कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। क्या उसमें कौन कौन से ऐसे तरीके हैं? एक तो आपने रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट का रोल बताया, मरीज़ को उल्टा लिटा के उसके ऑक्सीजन जो है नॉन इन्वेसिव तरीके से उसके जिस्म में ज़्यादा देनी शुरू कर दी। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आजकल की इस वबाई बीमारी में ख़रीद लेना चाहिए, जिससे कि कम से कम ऑक्सीजन का लेवल पता लग जाता है। तो मज़ीद आप क्या बताएंगे इस सिलसिले में? फिर मैं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब से मज़ीद ट्रीटमेंट के बारे में पूछूँगा। शुक्रिया प्रोफेसर साहब फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से है कि जो कोविड-19 के मरीज़ हैं ये बिहेव ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में करते हैं। यानी आपके सामने एक मरीज़ बैठा हुआ होगा, वो आप से बात कर रहा होगा, उसका जो ब्रीदिंग रेट है, यानी जिस रफ्तार से वो सांस ले रहा है, वो तकरीबन कोई 15-20 होगी। लेकिन जब आप उसके मशीन लगाएंगे उसकी उंगली पे तो उसका ऑक्सीजन लेवल 80-85 होता है। तो ये इस नमोनिया की ख़ास बात है कि ये इसमें उस तरह के आपके पास सिम्टम्स नहीं है। इसलिए उन घरों में जिनमें बूढ़े अफराद हैं, आई वुड रिकमेंड कि अगर
ऑक्सीजन का लेवल नीचे है तो पहली चीज़ ये कि आप टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट नहीं है तो कोई भी हॉस्पिटल आपको लेगा नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि सिंपल जैसे आपने जिक्र किया प्रोन पोजीशन जिसे हम कहते हैं पेट के बल लेटना, उसमें ठीक है तकलीफ़ होती है, आप सीने के नीचे अगर आप तकिया रखेंगे तो आपकी जो गर्दन की जो पेन है वो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बताया है कि प्रोन पोजीशन से इमीडिएटली ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 80 से 90-95 हो जाता है। यही हम कर रहे हैं। हमने आते ही जब ये हमें गवर्नमेंट ने ये टास्क दिया, हमारा हॉस्पिटल तो बेसिकली एक ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल है, हम लोग सब उसी मकसद के लिए बाहर से ट्रेन होके आए। बहरहाल जो हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी उसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले काम ये किया, हमने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए और मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा इन्फेक्शन कंट्रोल को और हमारी PKLI की तमाम टीम को, स्पेशली आवर एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने वो इक्विपमेंट, वो गियर्स जो कि हम जिसके साथ हम घंटों बेड साइड पे मेरे साथ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, जो रजिस्ट्रार्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वी स्पेंड आवर्स एट द बेड साइड बिकॉज। लेकिन इकबाल साहब एक चीज़ है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे पेशेंट्स अगर कोई चला जाए उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि वो रेफ़र होकर ना आए पब्लिक सेक्टर दूसरे अस्पतालों से, जो कि थोड़ा सा एक हमारी आवाम को एक मायूसी होती है कि एक नया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी बजट से काफ़ी पैसों से एक सेंटर बनाया। वो ठीक है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट बेसिकली तो वो रीनल और लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट है, लेकिन चूँकि आपकी मौजूदगी देखते हुए और वेंटिलेटर्स देखते हुए हर एक की कोशिश होती है कि वहाँ पे जाया जाए, एक बड़ा अच्छा सेटअप है। लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके स्टाफ में ज़ीरो ट्रांसमिशन है, आपने तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है, जो कि PPEs और बचने की और फेस शील्ड जो है वो पहन के इन मरीज़ों का इलाज किया जाए। ज़फ़र साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आप बता रहे थे कि अभी वज़ीर सेहत ने बताया कि हाइड्रोक्सीक्विनीन का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, और जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है जिसके सरबराह प्रोफेसर महमूद शौकत हैं, उन्होंने इसको ट्रायल में लाए हैं कि नहीं लाए, या रोका हुआ है, या क्या आप क्या कहते हैं कि करना चाहिए? क्योंकि उसके बाद जो एक नेक्स्ट मेडिसन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़रीद ली है, जो कि ड्रैप ने अभी उसकी अप्रूवल नहीं दी थी, आप क्या इस सिलसिले में बताएंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है उसमें उन्होंने दे आर टॉकिंग अबाउट टॉसिलिजुमेब, विच इज़ वो दवाई उन लोगों के लिए है जिनको हमने वेंटिलेटर से पहले देनी है या वेंटिलेटर के ऊपर साइटोकाइन स्ट्रोम के लिए देनी है। ये जो दवाइयाँ हम बात कर रहे थे ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की, वो उसके ऊपर सारी दुनिया में जैसे मैंने बताया ना सॉलिडारिटी ट्रायल हो रहा है। दूसरी दवाई है आइवरमेक्टिन, उसके साथ ट्रायल का नाम है सेंट्स ट्रायल, जिसके ऊपर भी कुछ हज़ार नहीं नियर टू 100,000 पेशेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। आइवरमेक्टिन टॉक्सिक दवाई है, उसकी जो डोज उन्होंने सजेस्ट की है सिंगल डोज है, सिंगल डोज इन जो देने का है अगर वज़न के हिसाब से जो WHO ने रिकमेंड किया है उसके साथ मेरे नज़दीक काफ़ी टॉक्सिसिटी आ सकती है। कुछ लोगों ने उसी ट्रायल के अंदर उसको स्प्लिट करके उस डोज़ को इस्तेमाल किया है, यानी कि पहले एक लीडिंग डोज़ दे के 50% ऑफ दैट और फिर 6 घंटे बाद और उसके दूसरे 6 घंटे बाद। ये सारे ट्रायल दुनिया में चल रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो ट्रायल है जिसका अभी पेपर है, जिसके बाद सॉलिडारिटी ट्रायल ने उसको विद होल्ड किया था, जिसके ऊपर आज रिपोर्ट आई है 100 साइंटिस्ट ने वो जो रिपोर्ट आई थी जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उन्होंने रिफ्यूट किया था, वो रिपोर्ट ही गलत है। स्टैटिस्टिकली उन्होंने सही तरीके से पेशेंट्स को कैरी आउट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सीरियस वाले पेशेंट लिए हैं। फिर देयर इज़ अ बिग इफ ऑन टू इट, क्योंकि वो जो ट्रायल जो नया वाला ट्रायल रिपोर्ट आई है वो मडोना जो कि वैक्सीन बना रहे हैं उन लोगों की तरफ से आई है। जो नई 2 दवाइयाँ जो हमें चाहिए, जो आपके प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट पाकिस्तान को जिसके ऊपर काम करना चाहिए, एक है रेमडेसिविर, जिसे शो हुआ है कि 11 डेज स्टे इन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर जो कि हॉस्पिटल स्टे है फ्रॉम 11 डेज़ उसका 5 डेज़ हो गया है उन दवाइयों से। और उसके ऊपर फेविपिराविर जो 35 मुल्कों में जापान के लोग। ठीक है ज़फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमें इस वायरस को जिस्म में दाखिल होने से रोकना पड़ेगा, और अगर दाखिल हो गया तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ना हो,
कोई ऐसी अद्वियात हों जो कि मर जाए, लेकिन मैजिक बुलेट एक ही है और वो है वैक्सीन। और इस बीमारी को हर कौम के फ़र्द ने इसी तरह फ़ाइट करना है जिस तरह मलेरिया, टाइफाइड या हेपेटाइटिस को फ़ाइट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आइंदा हफ्ते फिर हम आपकी खिदमत में कौम मुल्क सल्तनत को इसी बीमारी के बारे में कुछ अहम इतलात फराहम करेंगे। खुदा हाफिज़।